आप लोगों को बोर्ड विजिबल हो गया है? यस मैम। देखो, लास्ट टाइम हमने गिफ्ट फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था। हमने एक पढ़ा था कि कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं गिफ्ट फ्री एनर्जी की, कि चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तभी हमारी कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग कि रिएक्शन अपने आप प्रोसीड कर सकती है, उसे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है स्टार्ट होने के लिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमने गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा, उसकी टर्म में हम हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। ठीक, जैसे हमने नॉर्मल स्टार्टिंग में जब केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने किसकी टर्म में पढ़ी थी, रिएक्शन रेट की टर्म में। इस बार हमें किसकी टर्म में पढ़नी है, फ्री एनर्जी चेंज की टर्म में। ठीक, तो क्या होता है जब हम कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, है ना, तो आपको पता ही है कि रिएक्टेंट्स की अमाउंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मान लिया हमने कोई रिएक्टेंट लिए हैं, कौन, ए प्लस बी। ठीक है, हमने कोई रिएक्टेंट ले लिए ए प्लस बी। अब हमारे स्टार्टिंग में क्या होगा, इनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। अगर इनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम है तो इनकी फ्री एनर्जी, रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करी है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो क्या होगी, मिनिमम होगी, है ना, तो उनके साथ एसोसिएटेड उनकी फ्री एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। यानी जब हमने रिएक्शन स्टार्ट करी तो रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी मैक्सिमम थी, रिएक्ट प्रोडक्ट की मिनिमम थी। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज करेगा, यानी हमारा रिएक्शन हमने स्टार्ट करी, टाइम इंक्रीज किया, तो क्या होगा, अब रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो उनकी अमाउंट डिक्रीज होगी, है ना, और प्रोडक्ट फॉर्म होते जाएंगे तो उनकी अमाउंट इंक्रीज होगी। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनकी गिव्स फ्री एनर्जी की। यानी अगर उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, उनकी अमाउंट डिक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी भी डिक्रीज होगी, और प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज हो रही है, तो दैट मीन्स उनकी फ्री एनर्जी भी इंक्रीज होगी। फिर क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी की। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस पॉइंट पे क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यानी फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू द फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम इस कंडीशन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर पढ़ते हैं, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे, प्रेशर कांस्टेंट कर दे, तो अब देखो रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी के इक्वल है। यानी हम ऐसे बोले कि अगर जी आर रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी है तो वो किसके इक्वल आ गई, जी टी, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फ्री एनर्जी। तो जब आप डेल्टा जी कैलकुलेट करोगे, डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपका डेल जी के इक्वल। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन आ गई, कि डेल्टा जी क्या रहेगा, इक्वल टू जीरो। यानी जब गिफ्ट फ्री एनर्जी का चेंज किसी भी रिएक्शन के लिए जीरो आएगा तो हम क्या कह सकते हैं, कि दैट रिएक्शन विल बी प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। आया समझ में? यस मैम। अब देखो, आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, है ना। किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, और क्या कहते, तभी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन आपने क्या पढ़ा कि अभी देखो, डेल जी इक्विलिब्रियम पे तो क्या है, जीरो। और अगर हम अलग अलग रिएक्शन की बात करें, फॉरवर्ड रिएक्शन की और बैकवर्ड रिएक्शन की, अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की डेल जी देखें, सिर्फ हम क्या देखें,
फॉरवर्ड रिएक्शन की। मान लिया हमारी ये ए इंटू बी है, बी टू ए है, ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, ये हमारी बैकवर्ड रिएक्शन। अगर सिर्फ इस रिएक्शन की मैं डेल्टा जी देखूं तो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अगर इस रिएक्शन की बैकवर्ड रिएक्शन की देखूं उसकी भी नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब इनकी तो ओवरऑल क्या कहते हैं जीरो आ गई। तो ये इक्विलिब्रियम की स्टेट कैसे स्पॉन्टेनियस हुई, है ना, कि रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन भी डेल्टा जी नेगेटिव आए, बैकवर्ड रिएक्शन भी डेल्टा जी नेगेटिव आए, और अगर हम इक्विलिब्रियम पे निकालें तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये कैसे पॉसिबल है, अब हमें ये देखना है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया। क्या एग्जाम्पल है, N2O4 चेंजेस इनटू NO2। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। ठीक है, दोनों गैसियस मॉलिक्यूल है। तो हमने क्या किया, इनका ग्राफ प्लॉट किया, फ्री एनर्जी वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ N2O4 डिसोसिएटेड, यानी ये कितना डिसोसिएट हो। एक तरीके से हमने इनका क्या ले लिया कि कितनी अमाउंट में कितने टाइम में कितना डिसोसिएट हुआ, यानी इसका रेट। इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नोट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, है ना, यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस पर कितनी है हमारी, प्लस 5.40 एट 298 केल्विन। ठीक है, हमारी इतनी थी NO2 के लिए, इतना हमारा आ, अब हमें क्या पता है, N2O4 डिसोशिएट करेगा NO2 में, और क्या बनाएगा, अ, देखो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, N2O4 डिसोशिएट करेगा NO2 में, फिर NO2 के मॉलिक्यूल्स वापस कंबाइन होकर क्या बना देंगे, N2O4। ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये हमारी बैकवर्ड रिएक्शन है ना। लेकिन हाँ, अगर हमारी प्रेडिक्शन क्या थी कि भाई इनमें से एक तो स्पॉन्टेनियस होगी, दूसरी नॉन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। मान लिया अगर इसके लिए डेल जी ने पॉजिटिव आ रहा है तो इसके लिए नेगेटिव आएगा ना, यानी एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। लेकिन हमारी प्रेडिक्शन क्या है, गलत है। वो कैसे, देखो, फ्री एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी ये इक्विलिब्रियम अटेन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि ये ए हमारा रिएक्टेंट था, बी हमारा प्रोडक्ट था, अब ये इक्विलिब्रियम तो दोनों से ही क्या है, बिलो है, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट की वैल्यू तो ए रिएक्टेंट से भी कम है, प्रोडक्ट से भी कम है। अगर मान लो सिर्फ आप देखो फॉरवर्ड रिएक्शन कंसीडर करो, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये था, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 0.84 किलो जूल। तो अगर हम डेल जी की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगी, -0.84 किलो जूल। दैट मीन्स डेल जी कैसा आ रहा है, नेगेटिव। ये रिएक्शन कैसी हो गई, स्पॉन्टेनियस। अब आप बैकवर्ड रिएक्शन देखो, बैकवर्ड रिएक्शन तो ऐसे ही प्रोसीड करेगी ना, बी से इक्विलिब्रियम, इतना चेंज कितना था, 0.50 किलो जूल। ठीक है, और प्लस 0 देखो ये यहां से यहाँ है ना, तो ये वाला भी कंसीडर करेंगे, ये वाला भी कंसीडर करेंगे। यानी कि अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए डेल जी नोट देखें तो वो कितना आ गया हमारा, -6.24 किलो जूल, है ना, -6.24 किलो जूल। यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक, यानी ये भी नेगेटिव में आया। दैट मीन्स हमारा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी ये भी स्पॉन्टेनियस है। और वैसे अगर हम टोटल देखें, भाई हमारे पास ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और इन दोनों के बीच का फ्री एनर्जी चेंज देखें तो हमारा कितना आ रहा है, +5.04। इसीलिए ये रिएक्शन किसमें प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। क्योंकि देखो अगर हम सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस देखें, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से, तो डेल जी क्या आ गया, पॉजिटिव। उस हिसाब से तो ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए थी, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन को अलग से देखें तो उसका क्या आ रहा है, नेगेटिव। बैकवर्ड का देखें तो क्या आ रहा है, नेगेटिव। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डेल जी किसके इक्वल आ जाता है, जीरो। दैट्स व्हाई ये रिएक्शन किस पे प्रोसीड कर रही है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। आया समझ में।
जी यस मैम। मैम। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दोनों केसेस में डेल जी क्या आ गया था, नेगेटिव। इसलिए ये रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब हमें देखना है कि हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज किसी भी रिएक्शन का किस किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है केपी और केसी, तो डेल जी और केपी कैसे आपस में रिलेट करते हैं, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी, और डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। अभी इन दोनों फॉर्मूलों को हम जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे ना उनमें डिराइव भी करेंगे। अभी के लिए आप इनको लर्न कर लीजिए। ठीक है, अभी एक दो टॉपिक्स के बाद हम इन दोनों का डेरिवेशन भी देखेंगे। ठीक, और कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, मान लो हमें एंथैल्पी और टेम्परेचर और एंट्रोपी मिल जाए तो कैसे करेंगे, डेल जी नॉट इज इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट। डेल एच नॉट क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, यानी एंथैल्पी किसी भी रिएक्शन की एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। और ऐसे ही डेल एस नॉट क्या है, एंट्रोपी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। वो किसके इक्वल होगी, समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जैसे हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और हमें दो प्रोडक्ट्स मिले और हमें डेल एस नोट की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकाल लेंगे, ए का एंट्रोपी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, बी की एंट्रोपी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ये हमारी क्या हो जाएगी, और दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, समेशन ऑफ एस नॉट रिएक्टेंट। ऐसे ही सी और डी की स्टैंडर्ड एंट्रोपीज को आप सम कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन एस नॉट प्रोडक्ट्स, और दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, डेल एस नॉट। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, अगर मान लो हमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है। फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना ले, है ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फॉर्मेशन। अगर हमें स्टैंडर्ड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, अब स्टैंडर्ड कंडीशन है तो इसका मतलब हम कैसे करेंगे उस रिएक्शन को स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, यानी हमारे पास जो रिएक्टेंट होंगे वो कैसे प्रेजेंट होंगे, यूनिट कंसंट्रेशन, यानी 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। और स्टैंडर्ड कंडीशन, अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटमोसफेयर। अगर आप किसी रिएक्शन को 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर प्रोसीड करो और कंसंट्रेशन कितनी ले लो, 1 मोल, ठीक है। और फिर आपके पास जो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट्स की गिफ्ट फ्री एनर्जी आएगी वो क्या होगी, स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी फॉर्मेशन। और अगर आप उनका डिफरेंस ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, डेल जी नॉट। तीनों फॉर्मूले समझ में आए। जी यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, देखो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने कैसे किया था, हमने सिंपली रिएक्शन रेट काइनेटिक्स को यूज किया था, रेट ऑफ रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वल पुट करके हमने केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। लेकिन अब हमें कैसे करना है, थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी को यूज करके। ठीक है, हमने एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर ली, ए बी सी एंड सो ऑन हमारे रिएक्टेंट्स हैं, स्मॉल लेटर्स में उनके हमने नंबर ऑफ मोल्स लिख लिए। ऐसे ही एम एन आपके प्रोडक्ट्स हैं, और स्मॉल एम एन और स्मॉल एन हमने क्या लिख लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सब का केमिकल पोटेंशियल डिफाइन कर देते हैं। ए का जैसे हमने केमिकल पोटेंशियल डिफाइन कर दिया म्यू ए, बी का म्यू बी, ऐसे ही एम का म्यू एम, एन का म्यू एन, एंड सो ऑन। ठीक है, कल आपने पढ़ा ही था कि केमिकल पोटेंशियल से अगर हमें फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो क्या करें, केमिकल पोटेंशियल को उसकी नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो अब अगर हमें मान लो रिएक्टेंट्स की
टोटल फ्री एनर्जी निकालनी है तो किसके इक्वल हो जाएगी, ए इंटू म्यू ए प्लस बी इंटू म्यू बी एंड सो ऑन। जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनके ऐसे ही करेंगे, नंबर ऑफ मोल से उनकी केमिकल पोटेंशियल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए निकालेंगे, m इंटू म्यू एम प्लस n इंटू म्यू ऑन एंड सो ऑन। देखो अब हमारे पास रिएक्टेंट की टोटल फ्री एनर्जी आ गई, प्रोडक्ट की टोटल फ्री एनर्जी आ गई। अगर हम क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस ले लें एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारे पास डेल्टा जी आ जाएगा। हमने कंडीशन लगा दी कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर की, और फ्री एनर्जी चेंज निकाला तो किसके इक्वल होगा, समेशन जी प्रोडक्ट माइनस समेशन जी रिएक्टेंट। ये हमने टोटल फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की निकाल ली, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। ऐसे ही डेल्टा जी हमने, ये समेशन जी हमने रिएक्टेंट की निकाल ली, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। दोनों का डिफरेंस ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, डेल जी। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, आपको पता है इक्विलिब्रियम पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज किसके इक्वल आ जाता है, जीरो। यानी डेल जी किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। अब जो हमने थर्ड इक्वेशन ये कैलकुलेट करी थी, अगर इसमें हम क्या करें, डेल जी की वैल्यू यहाँ जीरो पुट करते, तो ये दोनों टर्म्स यानी प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की आपस में इक्वल हो जाएंगी, है ना। सिंपली हमारे इस टर्म को यहाँ रखा और ए वाली टर्म्स को, रिएक्टेंट वाली टर्म्स को कहाँ ले गए, राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर अब हम एक और कंसीडरेशन कर लें कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हमारे क्या हैं, आइडियल गैस है, तो हमें पता है केमिकल पोटेंशियल को हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी एन पी। अब म्यू नॉट क्या है, केमिकल पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, जिस भी कंपाउंड का हम केमिकल पोटेंशियल ले रहे हैं उसका केमिकल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड पे, और पी क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर। अब इस इक्वेशन को मान लो मुझे म्यू ए डिफाइन करना है इस इक्वेशन से, तो कैसे करूंगी, देखो म्यू ए इज इक्वल टू म्यू ए नॉट प्लस आर टी एल एन पी ए, म्यू बी इज इक्वल टू म्यू बी नॉट प्लस आर टी एल एन पी बी। ऐसे इस इक्वेशन को यूज करके मैं इसे ए के लिए, बी के लिए एंड सो ऑन जितने भी रिएक्टेंट्स आएंगे सबके लिए लिख सकती हूँ। ऐसे ही प्रोडक्ट में भी देखो, म्यू एम के लिए लिखना है तो किस कैसे लिखूंगी, म्यू एम इज इक्वल टू म्यू एम नॉट प्लस आर टी एल एन पी एम। अब एन के लिए लिखना है तो कैसे लिखेंगे, म्यू एन नॉट प्लस आर टी एल एन पी एम। आपको आया समझ में कैसे लिखना है, ठीक है। अब वो ये जो सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, ठीक है, देखो म्यू ए की, म्यू बी की, म्यू एम की, म्यू एन की, तो वो सारी वैल्यूज हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फिफ्थ में। देखो पुट करो, सबसे पहले एम, म्यू एम की वैल्यू पुट कर दी, है ना, म्यू एम, ये देखो यहाँ पे एम था, म्यू एम की ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ऐसे ही यहाँ एन है, म्यू एन की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, म्यू ए की जगह म्यू ए की, म्यू बी की जगह म्यू बी की, ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो ये जो म्यू नॉट वाली टर्म है ना, इनको एक साइड कर लो और आर टी वाली टर्म्स को एक साइड कर लो। अब एम तो देखो दोनों टर्म के मल्टीप्लाई में है तो ये सब यहाँ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही एन भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए भी दोनों के साथ होगा और बी भी दोनों के साथ होगा, दोनों दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ब्रैकेट के बाहर है। अब देखो एम म्यू एम, ठीक है, ऐसे ही एन म्यू एन प्लस ये आ गई, ऐसे ही सो ऑन जितने भी प्रोडक्ट्स की टर्म में होंगी ऐसे म्यू नॉट वाली टर्म आ जाएगी, प्लस आर टी कॉमन ले सकते हैं, देखो हर एक में आर टी है, आर टी कॉमन ले लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ क्या आएगा, एम एल एन पी एन प्लस एन एल एन पी एन एंड सो ऑन। ऐसे ही आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड करना है। अब यहाँ पे भी म्यू नॉट वाली टर्म्स को सेपरेट कर लो, ए म्यू म्यू नॉट ए प्लस बी म्यू नॉट बी एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म में से आप यहाँ आर टी कॉमन ले सकते हो, आर टी कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, ए
मल्टीप्लाई में आएगा इसके साथ, टर्म के साथ, तो क्या आ जाएगा, ए एल एन पी ए, ऐसे बी एल एन पी बी, है ना। आप देखो, अब आपके पास यहाँ भी एक म्यू नॉट टर्म वाली टर्म है, यहाँ भी म्यू नॉट्स वाली टर्म है, यहाँ भी आर टी वाली टर्म है, यहाँ भी आर टी वाली टर्म। ठीक है, तो यहाँ से राइट हैंड साइड से आप आर टी वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, और लेफ्ट हैंड साइड से म्यू नॉट वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड ले आओ। तो यहाँ से देखो, इसको इधर लेके, इक्वल टू का साइन है ना, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, आर टी कॉमन ले लिया, ये टर्म एज इट इज माइनस ये वाली टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाली टर्म यहाँ तो थी, हम लेफ्ट हैंड साइड से ये वाली टर्म यहाँ ले आए। ठीक है, अब देखो, आपको log की प्रॉपर्टी पता है, जो भी उसके आगे साथ मल्टीप्लाई में होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पावर में। तो यहाँ ये किस में कन्वर्ट हो गया, इनकी पावर में, एल एन पी एम की पावर एम, ऐसे ही एल एन पी एन की पावर एन, एंड सो ऑन, माइनस एल एन पी ए की पावर ए प्लस एल एन पी बी की पावर बी, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो, आप ये यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, टोटल गिव फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल गिव फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन कैसे है ये, स्टैंडर्ड स्टेट पे। तो स्टैंडर्ड स्टेट के लिए हमने क्या डिफाइन कर दिया, जी नॉट रिएक्टेंट्स माइनस जी नॉट प्रोडक्ट। इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आप देखो, यहाँ पे माइनस साइन है, लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, ये माइनस साइन होता है क्या, कैसे चले जाते हैं, डिवाइड में, और यहाँ क्या है, प्लस की साइन, तो प्लस में जो होते हैं वो किस में चल जाते हैं, मल्टीप्लाई में। तो देखो, ये सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे इधर, और रिएक्टेंट वाली सारी टर्म क्या आ जाएंगी, डिवाइड में, है ना। और माइन देखो, यहाँ क्या दे रखा, यहाँ हमारे पास क्या आया, जी रिएक्टेंट माइनस जी प्रोडक्ट। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, जी प्रोडक्ट माइनस जी नॉट रिएक्टेंट। इसको तो मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल रिएक्शन जी नॉट, यानी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर एनी रिएक्शन। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या था, आर टी मल्टीप्लाई में, यहाँ ले आएंगे तो कैसा आ जाएगा, डिवाइड में। अब आपको पता, देखो ये लोग की टर्म है, अगर इसे इसका लॉग हमें हटाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग। यहाँ एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास सीधी ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये टर्म किस में चली जाएगी, ई की पावर में, है ना। अब देखो, किसी भी रिएक्शन के लिए डेल जी नॉट तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, आर भी कांस्टेंट है। अगर हम कंडीशन लगा दें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। ये पूरी टर्म क्या हो गई, एक कांस्टेंट टर्म हो गई, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी, है ना। और वैसे भी जब हमने नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शंस यूज करके केपी की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, तब भी वो यही आई थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ एम की पावर एम, पार्शियल प्रेशर ऑफ एन की पावर एन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। ठीक, अब ये तो देखो, हमने क्या किया, जब हमने म्यू नॉट को प्रेशर की टर्म में डिफाइन किया तो हमारे पास केपी की वैल्यू आ गई। अगर हमने म्यू नॉट को ऐसे कंसंट्रेशन की टर्म्स में डिफाइन कर दिया होता कि भाई म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट आर टी एल एन सी, तो हमारे पास ये कंसंट्रेशन की टर्म्स में आ जाती, तो हम उसे क्या कह देते, के सी। ऐसे ही अगर हम मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में डिफाइन कर देते, भाई म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट आर टी एल एन एक्स, तो हमारे पास ये किसकी टर्म में आ जाता, मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में। समझ में आया? यस यस मैम। मैम। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से करना है, ये आपके एक 3 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, देखो, अब हम इक्वेशन अगर 7 देखें तो हमारे पास एक बार ये वाली इक्वेशन आई थी, देखिए हम कहाँ आई थी, हमारे पास ये वाली इक्वेशन देखो, हमारे पास ये आई हुई है, इसे अगर हम डम डेल जी नॉट पुट कर दें, ठीक है, ये हम
आर टी यहाँ वापस मल्टीप्लाई मिल जाए और यहाँ माइनस ले जाए। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, वहां यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने इस वाली इक्वेशन को लिया। अब आपको पता है ये टर्म तो हमारी क्या आ गई, केपी। तो इस टर्म को तो हम केपी पुट कर दें, है ना। तो हमारे पास डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आर टी एल एन के पी। और अगर हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन की टर्म्स में डिफाइन होता तो किस में आ जाता, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। और ऐसे ही डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के ए। अगर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसकी टर्म्स में डिफाइन किया होता, एक्टिविटी की टर्म्स में। समझ में आया? जी मैम। यस मैम। अच्छे से समझ में आया आज के टॉपिक्स? यस मैम।